चंदनपुर गांव, जो कभी अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर था, आज भयंकर सूखे की चपेट में है। लगातार 3 साल से बारिश न होने के कारण गांव का इकलौता कुआं भी सूखने की कगार पर है। चिलचिलाती धूप में गांव के लोग पंचायत के चबूतरे पर परेशान और हताश बैठे हैं। देखो भाइयों, आसमान से तो आग बरस रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मेरी मानो तो अपनी ये सूखी और बंजर जमीनें मुझे सस्ते दाम में बेच दो और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लो। यहाँ गांव में रहकर भूखे प्यासे मरने से तो अच्छा ही है। पर मुखिया जी, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे कैसे छोड़ दें? अगर जमीन बेच दी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा तो सब कुछ यहीं है। तो फिर क्या यहाँ की धूल फाक कर अपना पेट भरोगे? कुएं में अब बमुश्किल 1 या 2 दिन का पानी बचा है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी, मरो प्यासे, मुझे क्या। तभी भीड़ को चीरते हुए 25 साल की एक निडर और पढ़ी लिखी लड़की भैरवी आगे आती है। कोई भी अपनी जमीन नहीं बेचेगा काका। मुखिया जी हमें डराकर हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। शहर की फैक्ट्री वालों से जो सौदा आपने किया है मुखिया जी, वो अब पूरा गांव जानता है। आप चाहते हैं कि हम गांव खाली कर दें ताकि यहाँ फैक्ट्री बन सके। ए लड़की, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। पंचायत में औरतों का इस तरह बीच में बोलना मना है। तू मुझे सिखाएगी कि गांव का भला किस बात में है? भलाई? आपने पिछले साल सरकार से मिले पंचायत के पैसों से जो नया बोरवेल खुदवाने का वादा किया था, वो पैसा कहाँ गया? आप चाहते ही यही कि हम प्यासे मरे और हार मानकर जमीन आपके हवाले कर दें। भैरवी बिल्कुल सही कह रही है, हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और मुखिया जी, हम आपकी ये चालाकी अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। लेकिन सूर्या बेटा, सच्चाई तो यही है कि पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? कुआं सूख गया है, नदियां सूख गई हैं, हम खेती कैसे करेंगे? नदियां सूखी नहीं है काका, उनका बस रास्ता बदल गया है या उन्हें रोक दिया गया है। कल रात मैंने दादाजी की पुरानी संदूक में एक बहुत पुराना नक्शा देखा है। पहाड़ी के पीछे एक पुरानी बावड़ी और एक जलधारा है जो किसी समय सीधे हमारे गांव के नीचे से होकर गुजरती थी। अगर हम सब मिलकर उस पहाड़ी के पास खुदाई करें तो हमें पानी जरूर मिलेगा। ये लड़की पूरी तरह से पागल हो गई है। पुरानी मनगढ़ंत कहानियों और फटे पुराने नक्शों से पानी निकलेगा? गांव वालों, अगर तुम इस पागल लड़की के पीछे गए तो प्यास के साथ साथ पत्थर तोड़ते तोड़ते थकान से भी मर जाओगे। मरने से डर उसे लगता है मुखिया जी, जिसके पास जीने का कोई मकसद ना हो। हमारे पास हमारी मिट्टी है और हम इसे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो लोग मेरे साथ उस पुरानी जलधारा को खोजना चाहते हैं, वो कल सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ी के पास पहुंच जाएं। हम अपना पानी खुद ढूंढ कर लाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। भैरवी की दमदार बातों ने निराश गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। मुखिया रतन सिंह अपनी चाल नाकाम होती देख गुस्से से तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। भैरवी और सूर्या दूर खड़ी उस सूखी पहाड़ी की तरफ देखते हैं, जहां कल सुबह से उनका एक नया और बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। अगली सुबह की भोर, सूरज की पहली सुनहरी किरणें सूखी और पथरीली पहाड़ी पर पड़ती हैं। गांव के कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनके चेहरों पर झुर्रियां और आंखों में उम्मीद है, फावड़े और कुदाल लेकर वहां पहुंच चुके हैं। भैरवी और सूर्या सबसे आगे खड़े होकर जमीन का मुआयना कर रहे हैं। आइए काका, यही वो जगह है जो नक्शे में दिखाई गई थी। अगर हम इस चट्टान के आसपास खुदाई करें तो हमें वो पुरानी जलधारा जरूर मिलेगी। हमें बिना रुके काम करना होगा। बेटी भैरवी, जमीन तो पत्थर जैसी सख्त हो गई है, हमारी हड्डियां अब बूढ़ी हो चली हैं। क्या हम सच में उस पानी तक पहुंच पाएंगे? मुखिया रतन सिंह सही तो नहीं कह रहा था? नहीं काका, वो मुखिया सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। आप बस कुदार उठाइए, बाकी की मेहनत हम जवान कर लेंगे। जब तक इस जमीन से पानी नहीं फूटता, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव वाले पूरी ताकत से जमीन खोदने लगते हैं।
पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही हैं। तभी पहाड़ी की झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलने की आवाज आती है। एक अजीब लेकिन बेहद प्यारा इंसानी। मियाओ, तुम लोग यहाँ इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? क्या कोई खजाना ढूंढ रहे हो? अगर खजाना है तो आधा मेरा होगा। अरे तुम कौन हो नन्हे दोस्त, और इस वीरान पहाड़ी पर अकेले क्या कर रहे हो? हम यहाँ कोई खजाना नहीं बल्कि गांव वालों की प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहे हैं। मैं चीकू हूँ, इस पहाड़ी का रखवाला। और पानी? मियाओ, तुम लोग गलत जगह खुदाई कर रहे हो। असली नमी तो उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे वाले पत्थरों के पास है। मेरी नाक पानी की महक बहुत जल्दी पकड़ लेती है। क्या सच में चीकू? अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम तुम्हें रोज ताजा दूध पिलाएंगे। भैरवी, हमें चीकू के बताए रास्ते पर खुदाई करनी चाहिए। चीकू के बताए अनुसार गांव वाले बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हैं और वहां खुदाई शुरू करते हैं। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई देती है। मुखिया रतन सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ हाथ में लाठियां लिए वहां पहुंच जाता है। बंद करो ये सब। मैंने कहा था ना कि इस जमीन पर कोई भी फावड़ा नहीं चलाएगा। ये पंचायत की जमीन है और यहाँ मेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुखिया जी, हम तो बस पानी की तलाश कर रहे थे। बच्चे प्यासे मर रहे हैं। ये जमीन पूरे चंदनपुर गांव की है रतन सिंह। तुम्हारा इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। तुम हमें पानी ढूंढने से नहीं रोक सकते। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज ऊंची करने की? ओए, छीन लो इनके हाथ से ये औजार और भगाओ इन सबको यहाँ से। जो ना माने उसकी हड्डियां इसी सूखी जमीन में गाड़ दो। अगर तुमने भैरवी दीदी या गांव वालों को हाथ भी लगाया तो मैं अपने पंजों से तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम कभी किसी को डराने लायक नहीं रहोगे। मुखिया, अगर तुम्हारे गुंडों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज आर पार की लड़ाई होगी। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से बिना पानी लिए नहीं जाएंगे। माहौल में भारी तनाव छा जाता है। गांव वाले जो पहले डरे हुए थे, अब चीकू, भैरवी और सूर्या का साहस देखकर अपने कुदाल और फावड़े हथियार की तरह तान कर मुखिया के गुंडों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया रतन सिंह इस अचानक हुए विरोध से अंदर ही अंदर घबरा जाता है। गांव वालों के तने हुए फावड़े और सूर्या के चेहरे का गुस्सा देखकर मुखिया रतन सिंह के गुंडे पीछे हटने लगते हैं। माहौल में एकदम सन्नाटा छा जाता है, जिसे सिर्फ तेज चलती गर्म हवा की आवाज ही चीर रही है। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस बदतमीजी का अंजाम बहुत बुरा होगा भैरवी। तुम पंचायत और मेरे खिलाफ जा रही हो। ये जमीन तुम्हारी नहीं है। पंचायत गांव की भलाई के लिए होती है मुखिया जी, किसी की जागीर नहीं। अगर सच्चाई और अपनी जिंदगी के लिए लड़ना गलती है तो हम ये गलती 100 बार करेंगे। आप यहाँ से चले जाइए, वरना आज गांव वालों का बरसों का दबा हुआ गुस्सा आप पर भारी पड़ जाएगा। म्याऊ, बिल्कुल सही कहा भैरवी दीदी। ओ दुष्ट मुखिया जी, अगर आपने तुरंत अपने कदम पीछे नहीं लिए तो मैं आपके इन गुंडों के सिर पर चढ़कर अपने पंजों से ऐसी खरोच मारूंगा कि ये आईना देखने लायक नहीं रहेंगे। मुखिया के गुंडे चीकू की इस अजीब फुर्ती और गांव वालों की उग्र एकता देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो मुखिया को अकेला छोड़कर जान बचाते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं। तुम सब पछताओगे। मैं शहर से पुलिस लेकर आऊंगा। ये जमीन मेरी है और यहाँ से एक बूंद पानी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मुखिया रतन सिंह पैर पटकता हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चला गया। बेटी भैरवी, आज तेरी वजह से हम बूढ़ों में भी इतनी हिम्मत आ गई है, वरना हम तो उसके सामने कभी सिर नहीं उठा पाते। अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है काका। मुखिया बहुत चालाक है, वो कभी भी किसी नई चाल के साथ लौट सकता है। हमें सूरज ढलने से पहले हर हाल में पानी तक पहुंचना ही होगा। चलो, चीकू के बताए उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करते हैं।
विशाल जड़ों के पास खुदाई करने लगते हैं। चीकू भी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटाने में मदद कर रहा है। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सूर्या की कुदाल जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी और काली चट्टान से टकराती है। खट की जोरदार गूंज उठती है। भैरवी, यहाँ तो बहुत बड़ी चट्टान आ गई है। इसके नीचे कुदाल जा ही नहीं रही। क्या हम गलत जगह आ गए? कहीं ये मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं सूर्या, पानी इसी चट्टान के ठीक नीचे कैद है। मुझे ठंडे पानी की मीठी महक साफ आ रही है। हमें बस इस चट्टान को तोड़ना होगा। आप सब एक साथ इस चट्टान पर वार कीजिए। ये काली चट्टान हमारे और हमारी जिंदगी के बीच की आखिरी रुकावट है। इसे आज टूटना ही होगा। सूर्या, काका रामू और गांव के बाकी लोग एक साथ भगवान का जयकारा लगाते हुए उस चट्टान पर अपनी कुदाल और फावड़े से पूरी ताकत से वार करते हैं। 2-3 जोरदार वार के बाद चट्टान के बीच में एक गहरी दरार पड़ने लगती है। दरार पड़ रही है, और जोर लगाओ बच्चों, बस थोड़ा सा और। एक आखिरी जोरदार प्रहार के साथ वह सख्त चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाती है और उसी पल जमीन के सीने को चीरती हुई पानी की एक तेज, साफ और ठंडी जलधारा फव्वारे की तरह आसमान की तरफ फूट पड़ती है। पानी की बूंदें किसी वरदान की बारिश की तरह चारों तरफ गिरने लगती हैं। पानी! सूर्या, काका, देखो, हमें पानी मिल गया। हमारी मेहनत और हमारा विश्वास जीत गया। कितना मीठा और ठंडा पानी है। मैंने कहा था ना कि मेरी बिल्ली वाली नाक कभी झूठ नहीं बोलती। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद। भैरवी बेटी, तूने आज इस सूखी धरती की और पूरे चंदनपुर गांव की प्यास बुझा दी। ये सिर्फ पानी नहीं निकला है, हमारी लौटती हुई जिंदगी है। आज साबित हो गया कि अगर हम एक रहें तो कोई पहाड़ या चट्टान हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब हम उस लालची मुखिया के मोहताज नहीं रहे। गांव के सभी लोग भरपेट पानी पीकर अपनी बरसों की प्यास बुझाते हैं और पानी की धार के चारों ओर खुशी से नाचने लगते हैं। रात का गहरा सन्नाटा पूरे चंदनपुर गांव में फैल चुका है। दिन भर की थकान और पानी मिलने की खुशी के बाद सभी गांव वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। जलधारा के पास भी शांति है। बस एक चीकू ही है जो अपनी आदत के अनुसार बरगद के पेड़ पर बैठा अपनी लंबी बिल्ली जैसी पूंछ हिला रहा है। रात की इस पहर में ये कैसी आहट है? मेरी तेज बिल्ली वाली नजरें अंधेरे में भी साफ देख सकती हैं। कोई दबे पांव हमारी नई जलधारा की तरफ बढ़ रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। चीकू बिना कोई आवाज किए अपनी खाकी पैंट को संभालते हुए पेड़ से नीचे उतरता है और झाड़ियों के पीछे छुपकर देखता है। वहां मुखिया रतन सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा है, जिनके हाथों में सीमेंट की बोरियां और जहरीले रसायन के डिब्बे हैं। जल्दी करो बेवकूफों, इस जलधारा के मुहाने पर ये जहरीला रसायन डाल दो और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दो। सुबह तक ये पानी किसी के पीने लायक नहीं रहेगा और जलधारा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। पर मुखिया जी, अगर किसी ने हमें ऐसा करते देख लिया तो पूरा गांव हमें जिंदा जला देगा। चुप कर डरपोक। पूरा गांव इस वक्त घोड़े बेचकर सो रहा है। कोई नहीं आएगा। जल्दी से ये काम खत्म करो। मुझे वो घमंडी भैरवी कल मेरे पैरों में गिड़गिड़ाती हुई चाहिए। म्याऊ, तो ये है तुम्हारा गंदा खेल। ये दुष्ट मुखिया हमारी जलधारा को बर्बाद करने आया है। मुझे तुरंत सूर्या भैया और भैरवी दीदी को जगाना होगा। चीकू अपनी पूरी फुर्ती से दौड़ता हुआ गांव की तरफ जाता है और सीधे भैरवी के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। सूर्या भैया, भैरवी दीदी, जल्दी दरवाजा खोलो, अनर्थ हो रहा है। क्या हुआ चीकू? तुम इतनी रात गए इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारी पूंछ भी कांप रही है। क्या बात है नन्हे दोस्त, कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? कोई जंगली जानवर नहीं, वो लालची भेड़िया रतन सिंह आया है।
वो और उसके गुंडे हमारी जलधारा में जहर और सीमेंट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अभी नहीं पहुंचे तो हमारा पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या रतन सिंह इतना नीच और जालिम कैसे हो सकता है कि वो पूरे गांव की जान से खेले? मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज उस मुखिया के पाप का घड़ा भर चुका है। भैरवी, तुम जाकर काका रामू और बाकी गांव वालों को जगाओ। मैं और चीकू उस मुखिया को रोकते हैं। चलो चीकू। सूर्या और चीकू दौड़कर जलधारा के पास पहुंचते हैं। मुखिया के आदमी बस रसायन का डिब्बा पानी में उंडेलने ही वाले होते हैं। खबरदार रतन सिंह, अगर उस डिब्बे की एक बूंद भी पानी में गिरी तो मैं तुम्हारे हाथ यहीं से काटकर इसी पानी में बहा दूंगा। सूर्या, तू यहाँ कैसे? खैर, अच्छा है कि तू आ गया। देख ले अपनी आंखों के सामने अपनी इस जीत को मिटते हुए। डालो रे जहर पानी में। म्याऊ, पहले मुझसे तो बच लो दुष्ट मुखिया। चीकू सीधे उस गुंडे के चेहरे पर छलांग लगाता है जिसके हाथ में जहर का डिब्बा था। चीकू अपने नुकीले पंजों से गुंडे के हाथों पर जोरदार खरोंच मारता है। डिब्बा जमीन पर गिरकर दूर लुढ़क जाता है। मुखिया जी, ये तो कोई जंगली जानवर है। इसने मेरे हाथ फाड़ दिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कायरो, कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो इस बिल्ली वाले लड़के को। सूर्या को मारो। अब मारने की बारी हमारी है मुखिया। गांव वालों, घेर लो इस गद्दार को। आज ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। तूने हमें प्यासा मारने की साजिश रची। तू इंसान नहीं, एक राक्षस है रतन सिंह। आज गांव की पंचायत तेरा फैसला करेगी। मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था। भैरवी, सूर्या, मुझे मत मारना। मैं मुखिया हूँ इस गांव का। तुम अब इस गांव के मुखिया नहीं रहे रतन सिंह। तुम एक मुजरिम हो। सुबह होते ही पुलिस यहाँ आएगी और तुम्हें तुम्हारी सही जगह यानी जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। बांध दो इसे उसी बरगद के पेड़ से। गांव वाले मुखिया रतन सिंह और उसके बचे हुए गुंडों को रस्सियों से उसी बरगद के पेड़ से कस कर बांध देते हैं। चीकू अपनी मूंछों को ताव देता हुआ गर्व से सूर्या के कंधे पर बैठ जाता है। आज चंदनपुर गांव ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी की चाल में फंसा दिया था। चंदनपुर गांव में अगली सुबह का सूरज एक नई आजादी और उम्मीद लेकर उगता है। रात भर बरगद के पेड़ से बंधे रहने के कारण मुखिया रतन सिंह और उसके गुंडों की हालत खराब हो चुकी है। तभी दूर से पुलिस की जीप का सायरन गूंजता है। पुलिस की गाड़ी सीधे उस नई जलधारा के पास आकर रुकती है। तो यही है वो भ्रष्ट मुखिया जिसकी शिकायत हमें रात को फोन पर मिली थी। खोलो इसकी रस्सियां और डालो इसे जीप में। इसके काले कारनामों और फैक्ट्री वालों से किए गए गैरकानूनी सौदे के कागजात हमें इसके घर से मिल गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। इन गांव वालों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं बेकसूर हूँ। झूठ मत बोलो रतन सिंह। रात के अंधेरे में हमारे पीने के पानी में जहर मिलाने की कोशिश तुम कर रहे थे। गांव के हर एक व्यक्ति ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का यहाँ किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। म्याऊ, बिल्कुल सही कहा दीदी। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आप चाहें तो मैं अपने पंजों से इसके चेहरे पर लिख सकता हूँ कि ये कितना बड़ा झूठा है। रात को तो ये बड़ा शेर बन रहा था, अब भीगी बिल्ली बन गया है। इसकी जरूरत नहीं है नन्हे दोस्त। कानून के हाथ और पंजे दोनों बहुत लंबे होते हैं। ले जाओ इन सबको। इन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा किसी गरीब का हक छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस रतन सिंह और उसके गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। सालों बाद चंदनपुर गांव के आसमान में खुशी की लहर दौड़ जाती है।